नमस्कार। राजकोट कॉन्सेप्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। अक्सर जब भी हम भूगोल की बात करते हैं तो हमारा सीधा ध्यान ऊंचे पहाड़ों की तरफ जाता है। हाँ बिल्कुल, या फिर गहरे महासागरों की तरफ। एकदम सही। लेकिन आज की जो हमारी चर्चा है वो एक बहुत ही बुनियादी और हैरान कर देने वाले सवाल पर टिकी है। भारत का सबसे नया भौतिक प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान। मेरा मतलब है, जो जमीन आज हमारे पैरों के नीचे है वो आखिर आई कहाँ से? क्योंकि देखिए, नदियां सिर्फ पानी नहीं बहाती, वो अपने साथ पूरी की पूरी सभ्यताएं और बाकायदा एक नए भूभाग का निर्माण करती हैं। बिल्कुल। और देखिए, ये भूगोल के सबसे आकर्षक पहलुओं में से एक है। और यहाँ जो बात किसी को भी चौंका सकती है ना, वो ये है कि ये उत्तर का मैदान हमेशा से यहाँ था ही नहीं। अच्छा, हमेशा से नहीं था? जी। अगर हम पृथ्वी के पूरे भूवैज्ञानिक इतिहास को एक 24 घंटे की घड़ी मान लेना, तो ये मैदान आखिरी के बस कुछ सेकंड्स में बना है। अरे वाह! भूविज्ञान की भाषा में बात करें तो इसका निर्माण चतुर्थ कल्प, यानी जिसे हम क्वाटरनरी एपॉक कहते हैं, उसमें हुआ है। एक मिनट, अगर हम इसे थोड़ा सरल भाषा में समझें तो ये क्वाटरनरी एपॉक या चतुर्थ कल्प का समय असल में कौन सा दौर था? देखिए, इसे ऐसे समझा जा सकता है कि ये सेनोजोइक एरा के ठीक बाद का प्लिस्टोसीन युग है। प्लिस्टोसीन। हाँ, ये वो समय था जब धरती पर हिमयुग या कह लें कि आइस एज चल रहा था। अच्छा, वो वाला आइस एज। बिल्कुल, ये वही दौर है जब वो बड़े बड़े वूली मैमथ जैसे विशाल जानवर धरती पर घुमा करते थे। उस समय हिमालय पर्वत अपनी पूरी ऊंचाई ले चुका था और वहां से जो नदियां निकल रही थी ना, वो पहाड़ों को बहुत ही तेजी से काट रही थी। तो मतलब उन्होंने काटना शुरू कर दिया था। हाँ, और उन नदियों ने अपने साथ जो मलबा लाया, उससे एक विशाल गर्त यानी एक बहुत बड़ी खाई को भरना शुरू कर दिया। एक मिनट, यहाँ मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल आ रहा है। ये विशाल गर्त या ये जो खाई है, ये आई कहाँ से? मतलब पहाड़ों के ठीक नीचे अचानक एक इतनी गहरी खाई कैसे बन गई? इसके पीछे टेक्टोनिक प्लेट्स का बहुत बड़ा हाथ है। अच्छा। देखिए, जब भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई ना, तो उस भारी दबाव के कारण हिमालय पर्वत ऊपर की ओर उठ गया। अब भौतिक विज्ञान का नियम है कि जब कोई हिस्सा बहुत ज्यादा ऊपर उठता है तो उसके ठीक पीछे का हिस्सा दबाव से नीचे की तरफ धंस जाता है। ओह, तो वो एक गड्ढा बन गया। एकदम सही। हिमालय के उठने से उसके ठीक दक्षिण में एक बहुत गहरा डिप्रेशन या गर्त बन गया। फिर लाखों सालों तक सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी महान नदियों ने अपने जलोढ़ निक्षेपों से, यानी जो एलिवियल डिपॉजिट्स होते हैं, उससे इस गहरे गर्त को भर दिया। और यही भराव का नतीजा है कि आज हमारे पास विश्व का सबसे बड़ा जलोढ़ मैदान है। बाप रे, ये तो सच में पृथ्वी की अपनी एक अद्भुत इंजीनियरिंग है। जब हम कहते हैं ना कि ये विश्व का सबसे बड़ा जलोढ़ मैदान है, तो इसके आंकड़े क्या कहानी कहते हैं? इसके आंकड़े बहुत ही विशाल हैं। अगर आप इस पूरे उत्तर के मैदान का कुल क्षेत्रफल देखें तो वो लगभग 7 से 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर के बीच है। 7 से 7.5 लाख? ये तो बहुत ज्यादा है। और फैलाव की बात करें तो पश्चिम में सिंधु नदी के मुहाने से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र के मुहाने तक इसकी कुल लंबाई करीब 3200 किलोमीटर है। 3200 किलोमीटर लंबा। और चौड़ाई के मामले में ये कैसा दिखता है? क्या ये पूरे 3200 किलोमीटर तक एक समान ही चौड़ा है? नहीं, इसकी संरचना ना एक कीप जैसी है, मतलब एक फनल की तरह। अच्छा, एक तरफ से चौड़ा और एक तरफ से संकरा। बिल्कुल। पश्चिमी हिस्से में जहां सिंधु और उसकी सहायक नदियां हैं, वहां इसकी चौड़ाई सबसे ज्यादा है, लगभग 480 किलोमीटर। लेकिन जैसे जैसे हम पूर्व की ओर यानी असम की तरफ बढ़ते हैं ना, ये सिकुड़ता जाता है और इसकी चौड़ाई मात्र 150 किलोमीटर रह जाती है। ओके। इसलिए औसतन अगर देखें तो इसकी चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर या कुछ जगहों पर 240 से 320 किलोमीटर के दायरे में मापी जाती है। समझ गए। पर इस पूरे परिदृश्य में जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है ना, वो है इस मैदान की गहराई। हाँ, गहराई तो बहुत ही। मतलब हम जिस जमीन पर चलते हैं उसके नीचे जलोढ़ अवसादों की गहराई 1 से 2 किलोमीटर यानी लगभग 2000 मीटर तक है। हाँ बिल्कुल, 2000 मीटर। इसका मतलब ये है कि अगर हम जमीन में 2 किलोमीटर गहरा गड्ढा खोदें तो चट्टान नहीं मिलेगी, बल्कि सिर्फ वो मिट्टी और मलबा मिलेगा जो नदियां पहाड़ों से लेकर आई हैं। सही कह रही हैं। ये तथ्य ही साबित करता है कि हिमालय कितना विशाल था और नदियों ने उसे कितना ज्यादा काटा है। 2 किलोमीटर गहरी मिट्टी का जमाव कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल। और सतह पर देखें तो ये समुद्र तल से औसतन मात्र 185 मीटर ऊंचा है। इसका जो ढाल है ना, वो इतना मंद है कि इसे समझना भी एक गणितीय चमत्कार लगता है मुझे तो। हाँ, प्रति किलोमीटर मात्र कुछ सेंटीमीटर। हाँ, प्रति किलोमीटर ये मात्र 13 सेंटीमीटर नीचे जाता है। अगर हम एक कल्पना करें, कोई इंसान 1 किलोमीटर तक सीधा चले तो जमीन सिर्फ एक औसत स्मार्टफोन की लंबाई के बराबर ही नीचे जाती है। ये ढाल तो लगभग नगण्य है। और इसी नगण्य ढाल ने भारत का इतिहास और भविष्य दोनों तय किए हैं। वो कैसे? देखिए, पानी के इतने धीमे बहाव के कारण नदियां अपने साथ लाए गए अवसादों को आगे नहीं ले जा पाती, वो उन्हें वहीं बिछा देती हैं। इसी वजह से ये भूमि कृषि के लिए इतनी उपयोगी बन गई। अच्छा, तो समतल जमीन और उपजाऊ मिट्टी। हाँ,
इसी जादुई संगम के कारण भारत की सर्वाधिक जनसंख्या इसी मैदान में निवास करती है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि पहाड़ खुद को पीसकर इस मैदान के रूप में बिछा रहे हैं। बहुत खूब कहा। तो अब इस विशाल आकार को गहराई से समझने के लिए इसे प्रादेशिक आधार पर 4 हिस्सों में बांटकर देखते हैं। राजस्थान, सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान। सबसे पहले पश्चिमी छोर यानी राजस्थान के मैदान से शुरू करते हैं। तो राजस्थान का जो मैदान है वो अरावली पर्वत के पश्चिम में स्थित है। इसका ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। इस क्षेत्र की सबसे मुख्य और जीवनदायिनी नदी लूनी है। लेकिन यहाँ की एक बहुत ही अनोखी भूवैज्ञानिक विशेषता है और वो है यहाँ की लवणीय या खारे पानी की झीलें। यहाँ सांभर, पचपदरा और डीडवाना कुचामन जैसी कई खारे पानी की झीलें हैं। अब यहाँ ना एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल उठता है, अगर ये नदियों द्वारा बनाया गया मैदान है तो यहाँ खारे पानी की झीलें क्यों हैं? पानी तो मीठा होना चाहिए था ना? ये बहुत ही शानदार सवाल है और इसके पीछे 2 मुख्य वैज्ञानिक कारण माने जाते हैं। पहला ये कि लाखों साल पहले यहाँ थेथिस सागर हुआ करता था। ओह, थेथिस सी। हाँ, और जब वो सागर सिकड़ा तो उसके खारेपन के अवशेष इन झीलों के रूप में बच गए। दूसरा और अधिक तार्किक कारण ये है कि ये एक आंतरिक जल निकासी यानी इंटरनल ड्रेनेज वाला क्षेत्र है। मतलब नदियां समुद्र तक नहीं पहुंच पाती? बिल्कुल, नदियां समुद्र तक नहीं पहुंच पाती। वो इन गर्तों में ही अपना पानी इकट्ठा करती हैं। फिर अत्यधिक गर्मी के कारण पानी भाप बनकर उड़ जाता है और पीछे सिर्फ नमक बच जाता है। यही नमक समय के साथ इन झीलों को बेहद खारा बना देता है। ये तो एक बहुत ही स्पष्ट व्याख्या है। और देखिए, बारिश के आधार पर भी प्रकृति ने इस मैदान को बहुत सटीक तरीके से बांटा है। 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा, जिसे हम आइसोहाइट कहते हैं, वो इसे 2 अलग-अलग दुनिया में बांट देती है। बिल्कुल, 2 अलग दुनिया। पहला है राजस्थान बांगर, जो अरावली और 25 सेमी वर्षा रेखा के बीच स्थित है। यहाँ 25 से 50 सेंटीमीटर तक बारिश होती है, इसलिए यहाँ अर्धशुष्क या सेमी एरिड परिस्थितियां पाई जाती हैं, जहाँ कुछ वनस्पतियां और खेती संभव है। हाँ, और दूसरी तरफ है मरुस्थली, जो 25 सेमी समवर्षा रेखा के बिल्कुल पश्चिम में है। यहाँ साल भर में 25 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। यानी बहुत ही कम। जी, नमी की इस भारी कमी के कारण यहाँ पूरी तरह से शुष्क और कठोर मरुस्थलीय हालात होते हैं, जहाँ रेत के बड़े बड़े टीले या सैंड ड्यून्स पाए जाते हैं। अब इस शुष्क क्षेत्र से अगर थोड़ा उत्तर की ओर चले ना, तो दृश्य पूरी तरह बदल जाता है। हम पहुंचते हैं सतलज के मैदान में, जो मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा में फैला हुआ है। इसका ढाल भी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर ही है। और अगर कृषि के नजरिए से देखा जाए ना, तो इस मैदानी क्षेत्र में सर्वाधिक उत्पादकता पाई जाती है। यहाँ की भौगोलिक संरचना को नदियों ने कुछ विशेष मैदानों में गढ़ा है। जैसे कि उदाहरण के लिए सतलज और घग्गर नदी के बीच के उपजाऊ क्षेत्र को मालवा का मैदान कहते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ें तो घग्गर और यमुना नदी के बीच हरियाणा भिवानी बांगर स्थित है। अच्छा, इस क्षेत्र में एक बहुत ही रोचक शब्द सुनने को मिलता है, चौ। हाँ, चौ। पंजाब में शिवालिक पर्वत के पदेन क्षेत्र में, यानी जहाँ पहाड़ खत्म होते हैं और मैदान शुरू होता है ना, वहाँ की जमीन बहुत ऊबड़ खाबड़ होती है। स्थानीय भाषा में इसे ही चौ कहते हैं और ये मुख्य रूप से होशियारपुर जिले में देखने को मिलता है। बिल्कुल, और चौ के बनने का कारण भी पानी है। बरसात के मौसम में जब शिवालिक की पहाड़ियों से पानी तेज धार के रूप में नीचे आता है ना, तो वो तलहटी की मुलायम मिट्टी को गहरे खड्डों में काट देता है। अच्छा, तो पानी ही वो उबड़ खाबड़ स्थलाकृति बनाता है। हाँ, लेकिन अगर हम पंजाब के मैदान की असली ताकत की बात करें तो वो है यहाँ के 5 प्रमुख दोआब। 2 नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को दोआब कहते हैं। इस पश्चिमी मैदान में सिंधु सागर, छाछ, रेचना, बारी और बिस्त नाम के 5 प्रमुख दोआब हैं। अब यहाँ ना मैं एक बहुत ही मजेदार पैटर्न की तरफ ध्यान खींचना चाहूंगी। ये जो दोआबों के नाम है, ये सिर्फ रैंडम नाम नहीं है, ये तो एक शानदार ट्रिक की तरह काम करते हैं। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। इनके नाम उन्हीं नदियों के शुरुआती अक्षरों को मिलाकर गढ़े गए हैं। जैसे अगर हम बिस्त दोआब को देखें तो ब से व्यास और स्त से सतलज। बिल्कुल। बारी दोआब ब से व्यास और र से रावी। रेचना रे से रावी और चना से चिनाब। छाछ छ से चिनाब और ज से झेलम। और अंत में सिंधु सागर, जो सिंधु और झेलम के बीच स्थित है। ये नाम हमें सीधे बता देते हैं कि वो किन नदियों के बीच है। हाँ, ये नामकरण का बहुत ही तार्किक और वैज्ञानिक तरीका है। पंजाब के इन्हीं दोआबों की उर्वरता ने वहां एक समृद्ध कृषि संस्कृति को जन्म दिया। अब पश्चिम के इन क्षेत्रों से निकलकर जब नदियां पूर्व की ओर मुड़ती है ना, तो पानी की मात्रा और नदियों की ऊर्जा दोनों बदल जाती हैं। हाँ, यहाँ से प्रवेश होता है पूर्वी दिग्गजों का, यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान। गंगा का मैदान ये उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में फैला हुआ भारत का सबसे बड़ा मैदानी क्षेत्र है। इसका ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। सही कहा। और जैसा कि हमने शुरुआत में चर्चा की थी,
समतल जमीन और पानी की प्रचुरता के कारण सर्वाधिक उत्पादकता और सर्वाधिक जनसंख्या इसी मैदानी क्षेत्र में पाई जाती है। और इस विशालकाय गंगा के मैदान को भौगोलिक रूप से 3 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। अच्छा, वो 3 हिस्से कौन से हैं? पहला है ऊपरी गंगा का मैदान, जो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से और पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों को कवर करता है। दूसरा है मध्यवर्ती गंगा का मैदान, जिसका विस्तार पूर्वी उत्तर प्रदेश और मुख्य रूप से बिहार में है। और तीसरा है निचला गंगा का मैदान, जो पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में फैला हुआ है। एक बात जो बहुत दिलचस्प है ना, वो ये कि भूगोल कैसे इतिहास को आकार देता है। मतलब गंगा के मैदान के जो विभिन्न प्रादेशिक नाम हैं, वो सिर्फ नक्शे पर खींची गई लकीरें नहीं हैं, वो इतिहास के बड़े साम्राज्यों की गवाह हैं। ये बहुत गहरी बात कही है। जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र रोहिलखंड कहलाता है, लखनऊ और उसके आसपास का इलाका अवध का मैदान है। बिहार में अगर हम गंगा नदी के उत्तर में जाएं तो वो मिथिला है, जहां की संस्कृति बहुत ही प्राचीन है। बिल्कुल। और गंगा के दक्षिण का हिस्सा मगध कहलाता है। इसके अलावा बिहार में कोसी और महानंदा नदी के बीच के क्षेत्र को बारिंद का मैदान कहते हैं, और पश्चिम बंगाल में दामोदर और स्वर्ण रेखा नदी के बीच का इलाका रार का मैदान कहलाता है। और देखिए, अगर हम गहराई से सोचे ना कि मौर्य या गुप्त जैसे विशाल साम्राज्य मगध में ही क्यों पनपे, तो उसका सीधा जवाब इसी भूगोल में छिपा है। मतलब मिट्टी की ताकत। हाँ, ये मैदान इतना समतल और इतना उपजाऊ था कि यहाँ अनाज का भारी सरप्लस या अधिशेष पैदा होता था। जब खाने की कमी नहीं होती, तभी एक समाज बड़ी सेनाएं रख सकता है और बड़े बड़े साम्राज्य स्थापित कर सकता है। ये बहुत ही सटीक विश्लेषण है कि मिट्टी की ताकत ही किसी साम्राज्य की ताकत होती है। गंगा के इस विस्तृत फैलाव के बाद पूर्व के बिल्कुल आखिरी छोर पर ब्रह्मपुत्र का मैदान स्थित है। हाँ, असम वाला क्षेत्र। जी, ये मुख्य रूप से असम में है और धुबरी से लेकर सदिया तक करीब 650 किलोमीटर की दूरी में फैला है। लेकिन यहाँ मुझे एक बहुत बड़ा विरोधाभास देखने को मिलता है। कैसा विरोधाभास? देखिए, गंगा का मैदान जहाँ सैकड़ों किलोमीटर चौड़ा है, वहीं ब्रह्मपुत्र का मैदान बहुत ही संकरा है। इसकी चौड़ाई मात्र 100 से 150 किलोमीटर के बीच है। ऐसा क्यों? इसका कारण ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास की जो भौतिक सीमाएं हैं ना, वो हैं। ब्रह्मपुत्र नदी एक ऐसी घाटी से होकर बहती है जिसे दोनों तरफ से पहाड़ों ने जकड़ रखा है। अच्छा, तो जगह ही नहीं है फैलने की। बिल्कुल। इसके उत्तर में विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला है और दक्षिण में मेघालय का कठोर पठार और अन्य पहाड़ियां हैं। इन दोनों चट्टानी संरचनाओं के बीच ये नदी एक संकरे रास्ते में बंध गई है, इसलिए इसे गंगा की तरफ फैलने की जगह नहीं मिलती। हालांकि संकरा होने के बावजूद यहाँ हर साल नई मिट्टी आती है, जिससे ये क्षेत्र चावल और जूट यानी पटसन की खेती के लिए विश्व के सबसे अनुकूल क्षेत्रों में से एक बन जाता है। तो ये तो हुई पश्चिम से लेकर पूर्व तक की हमारी क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल यात्रा। लेकिन अगर हम पूरी तस्वीर को एक अलग नजरिए से देखें, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर, पहाड़ों की ऊंचाई से लेकर समुद्र की गहराई तक, तो कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। हाँ, ये संरचनात्मक यात्रा बहुत कुछ बताती है। जी, ये यात्रा हमें बताती है कि एक नदी जब पहाड़ से उतरती है तो वो अपने साथ लाए गए पत्थरों और मिट्टी के साथ कैसा बर्ताव करती है। इस संरचना का सबसे पहला हिस्सा है भाबर। हाँ, भाबर। ये क्षेत्र ना गिरिपाद या फुट हिल्स में स्थित है, बिल्कुल वहां जहां हिमालय खत्म होता है। जब नदियां खड़ी ढलान से नीचे उतरती हैं तो उनके प्रवाह में भयानक ऊर्जा होती है। मतलब बहुत तेज बहाव। एग्जैक्टली। हाँ, जो बड़े बड़े पत्थरों और भारी चट्टानों को अपने साथ बहा लाती है। लेकिन जैसे ही नदी समतल जमीन पर पहुंचती है, उसकी गति अचानक टूट जाती है। हाँ, क्योंकि ढाल कम हो गया। बिल्कुल। ऊर्जा कम होने के कारण नदी उन भारी पत्थरों को आगे नहीं ले जा पाती और उन्हें वहीं तलहटी में जमा कर देती है। 8 से 15 किलोमीटर चौड़ी पत्थरों की इसी पट्टी को भाबर कहते हैं। और इस भाबर क्षेत्र की ना एक बहुत ही जादुई विशेषता है। हाँ, वो पानी के गायब होने वाली। बिल्कुल। अगर हम कांच की गोलियों से भरे एक बड़े जार में पानी डालें तो क्या होगा? पानी सतह पर नहीं रहेगा, वो गोलियों के बीच की जो खाली जगह है वहां से नीचे चला जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही भाबर में होता है। सही कहा। यहाँ पत्थर इतने बड़े और उनके बीच की जगह इतनी ज्यादा होती है कि नदियां इन पत्थरों के नीचे से बहने लगती हैं। हाँ, सतह पर पानी नजर ही नहीं आता। नदियां जैसे अदृश्य हो जाती हैं। जाहिर है, जहाँ सिर्फ चट्टाने हो और पानी सतह के नीचे हो, वो क्षेत्र कृषि के लिए बिल्कुल अनुपयोगी होता है। लेकिन देखिए, नदियां हमेशा के लिए अदृश्य नहीं रहती। भाबर की इस 8 से 15 किलोमीटर की पट्टी को पार करने के बाद आता है तराई क्षेत्र। तराई? हाँ, ये भाबर के ठीक दक्षिण में 15 से 30 किलोमीटर चौड़ा मैदान है। तराई में पहुंचते पहुंचते पत्थरों का आकार बहुत छोटा हो जाता है और जो नदियां भाबर के पत्थरों के नीचे छिप गई थी ना, वो यहाँ अचानक फिर से सतह पर आ जाती हैं। और क्योंकि यहाँ ढाल बहुत कम होता है और पानी को बहने के लिए कोई एक निश्चित चैनल या रास्ता नहीं मिलता, इसलिए पानी हर तरफ फैल जाता है। इससे पूरे क्षेत्र में एक दलदली और नमी वाली स्थिति बन जाती है। इसी दलदली और नम जमीन के कारण इस क्षेत्र को तराई कहा जाता है। ऐतिहासिक रूप से देखें तो इस नमी ने यहाँ एक बेहद सघन वनस्पति और घने जंगलों को जन्म दिया, जिसमें भारी संख्या में वन्यजीव पाए जाते थे। हाँ, पर अब तो हालात बदल गए हैं। बिल्कुल। समय के साथ मानवीय आवश्यकताएं बदलीं। आज के समय में विशेषकर पंजाब और उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में इन जंगलों को साफ करके उस उपजाऊ नमी का उपयोग बड़े पैमाने पर कृषि के लिए किया जा रहा है। अब अगर तराई से और दक्षिण की ओर बढ़ें तो पत्थरों और दलदल का खेल खत्म हो जाता है और हमें मिलती है वो असली मैदानी मिट्टी जिसे हम आमतौर पर जानते हैं। इसे मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है,
बांगर और खादर। हम्म, दोनों में जलोढ़ मिट्टी ही है, लेकिन दोनों के व्यवहार में जमीन आसमान का अंतर है। बिल्कुल सही। बांगर जो है वो पुराने जलोढ़ अवसादों से बना हुआ मैदान है। ये नदियों के वर्तमान जल स्तर से थोड़ा ऊंचाई पर स्थित होता है। इसका मतलब ये है कि जब नदियों में बाढ़ आती है ना, तो उसका पानी इन ऊंचे बांगर क्षेत्रों तक नहीं पहुंच पाता। तो वहां नई मिट्टी नहीं आ पाती। हाँ, पुरानी मिट्टी होने के कारण समय के साथ इसमें कैल्शियम के पिंड या ग्रंथियां जमा हो जाती हैं, जिन्हें हम कंकर कहते हैं। अरे इसे एक उदाहरण से समझें तो बांगर उस पुरानी दीवार की तरह है जिस पर कई सालों से नया पेंट नहीं हुआ है, और अब अंदर का प्लास्टर यानी जो कंकर है वो बाहर झांकने लगा है। पंजाब में इस बांगर क्षेत्र को ना धाया के नाम से जाना जाता है। हाँ, धाया। वहीं दूसरी तरफ है खादर। खादर बिल्कुल नई जलोढ़ मिट्टी से बने बाढ़ के मैदान है। नदियां हर साल बरसात के मौसम में बाढ़ लाती हैं और अपने साथ बारीक पोषक तत्वों से भरपूर नई मिट्टी की एक चादर इस क्षेत्र पर बिछा देती हैं। पंजाब में इन नए खादर मैदानों को स्थानीय भाषा में बैठ कहा जाता है। अगर हम वो पुरानी दीवार वाले उदाहरण को ही आगे बढ़ाएं तो खादर वो दीवार है जिस पर प्रकृति हर साल नया फर्टिलाइजर रूपी पेंट करती है। बहुत बढ़िया एनालॉजी है। और यहाँ बांगर और खादर के बीच कृषि को लेकर एक बहुत ही तकनीकी लेकिन जरूरी अंतर है। बांगर पुरानी मिट्टी जरूर है, लेकिन क्योंकि इसका कुल क्षेत्रफल बहुत विशाल है, इसलिए पूरे भारत में अगर कुल उत्पादन यानी टोटल प्रोडक्शन की बात करें तो वो बांगर में सर्वाधिक होता है। लेकिन वहीं अगर हम उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी यानी प्रति एकड़ उपज की बात करें तो बाजी खादर मार लेता है, क्योंकि खादर की मिट्टी हर साल नई और प्राकृतिक रूप से उर्वर होती है। इसलिए इस मैदान में प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादकता पाई जाती है। ये एक बहुत ही स्पष्ट और महत्वपूर्ण अंतर है। अच्छा, अब इन सब के बीच ना एक शब्द ऐसा आता है जो अक्सर चर्चाओं में छूट जाता है, भूड़। ये भूड़ क्या है? देखिए, भूड़ वास्तव में बांगर का ही एक चरम रूप है। जब बांगर क्षेत्र में लंबे समय तक हवा या पानी के कारण अत्यधिक अपरदन या इरोजन होता है ना, तो सतह के ऊपर की जो मुलायम मिट्टी होती है वो पूरी तरह नष्ट हो जाती है, ये उड़ जाती है। हाँ, हवा से उड़ जाती है। अब जैसा कि हमने जाना था कि बांगर के अंदर कंकर या कैल्शियम के पिंड होते हैं, मुलायम मिट्टी हटने के बाद पीछे जो ऊबड़ खाबड़ कंकर युक्त भूमि बचती है ना, उसे ही भूड़ कहते हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि भूड़ उस मैदानी मिट्टी का कंकाल है जो ऊपरी त्वचा के उड़ जाने के बाद बचता है। अब उत्तर से दक्षिण की इस पूरी यात्रा भाभर के पत्थरों से लेकर तराई के दलदल और बांगर खादर की मिट्टी को पार करते हुए नदियां अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचती हैं, जो है डेल्टा प्रदेश। डेल्टा वो स्थान है जहां नदियां अपनी हजारों किलोमीटर की यात्रा पूरी करके समुद्र से मिलती हैं। उनकी गति इतनी धीमी हो चुकी होती है कि वो अपने साथ लाए गए सबसे बारीक कणों को समुद्र में गिरने से पहले एक त्रिकोण के आकार में बिछा देती हैं, जैसे सुंदरवन डेल्टा। बिल्कुल। भारत में इसका सबसे बड़ा और बेहतरीन उदाहरण पश्चिम बंगाल में स्थित गंगा और ब्रह्मपुत्र का सुंदरवन डेल्टा ही है। और इस डेल्टा क्षेत्र की बनावट भी बिल्कुल सपाट नहीं है। यहाँ भी ऊंचाई के छोटे छोटे अंतर होते हैं जो वहाँ रहने वाले लोगों की पूरी जीवन शैली तय करते हैं। वो कैसे? डेल्टा प्रदेश में जो थोड़ी सी उच्च भूमि या हाईलैंड होती है ना, उसे चर कहा जाता है। ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ बाढ़ का पानी इतनी आसानी से नहीं भरता। इसलिए अगर आप सुंदरवन के इलाके में जाएं तो देखेंगे कि सारी मानव बस्तियां और घर इन्हीं चर क्षेत्रों पर बसे हैं। हाँ, और इसके विपरीत जो निम्न भूमि होती है या जो प्राकृतिक गड्ढे होते हैं, उन्हें बील कहा जाता है। इन बील क्षेत्रों की खास विशेषता होती है कि जब समुद्र में उच्च ज्वार या हाई टाइड आता है तो समुद्र का खारा पानी पीछे की ओर धकेला जाता है और ये निचले बील क्षेत्र पूरी तरह जलमग्न हो जाते हैं। और यहाँ के स्थानीय लोगों ने प्रकृति के इस चक्र को अपने फायदे के लिए कितने शानदार तरीके से अपनाया है। वो इस जलमग्न बील का उपयोग जूट या पटसन की फसल को पानी में डुबोकर सड़ाने और धोने के लिए करते हैं। अरे वाह! जी, ये जूट के रेशे निकालने की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यानी वहाँ के लोगों ने इस बात को अच्छे से समझ लिया है कि कहाँ रहना है और कहाँ काम करना है। बिल्कुल। ये पूरी चर्चा हमें ये सोचने पे मजबूर करती है कि उत्तर का ये विशाल मैदान सिर्फ भूगोल की किताब में छपा कोई नक्शा या मिट्टी का एक निर्जीव टुकड़ा नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो एक जीवंत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। नदियां एक तरह के प्राकृतिक कन्वेयर बेल्ट्स की तरह काम कर रही हैं, जो हिमालय की ऊंचाइयों को धीरे धीरे पीसकर मैदानी इलाकों में बिछा रही हैं। ये पूरी की पूरी व्यवस्था देश की सांसों को चला रही है। ये कन्वेयर बेल्ट वाला विचार ना बहुत ही सटीक है, और इसी से एक बहुत ही गहरा सवाल उभर कर सामने आता है। क्या सवाल? जिन महान नदियों ने लाखों वर्षों तक बिना रुके अपने अवसादों से इस जीवनदायी मैदान का निर्माण किया, आज आधुनिक समय में हमने उन पर बड़े बड़े बांध और बैराज बना दिए हैं। ये तो है। इस इंसानी हस्तक्षेप के कारण नदियों की गति और उनकी मिट्टी लाने की वो प्राकृतिक प्रक्रिया धीमी पड़ गई है। तो हमारे लिए सोचने वाली बात ये है, क्या हम अनजाने में ही सही इस विशाल मैदान के विकास को रोक रहे हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है। अगर नदियों ने नया मलबा लाना कम कर दिया तो क्या भविष्य में खादर और बांगर का वो प्राकृतिक संतुलन वैसा ही रह पाएगा जिसने इस पूरी सभ्यता को पाला है? इस सवाल पर विचार जरूर करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद और सुनते रहिए राजकोट कॉन्सेप्ट।